संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 3 अप्रैल के समाचार जैसे कि वादा है, रोज के समाचार मिल ही आप मन के सामने लेकर के हाजिर हो। बस इसने संग संग पढ़त जावा, समझत जावा। एको प्रश्न एकल्ले बाहर नहीं जाए तेकर मैं गारंटी लेता हूँ। तब हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ आज के समाचार ला। पहला समाचार है छत्तीसगढ़ की जीएसटी संबंधी उपलब्धि को लेकर के। पिछले वित्तीय वर्ष को यदि देखा जाए तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ जीएसटी संकलन के मामले में सबसे अग्रणी राज्य रहा। यानी ओवरऑल जीएसटी संकलन में हुई वृद्धि प्रतिशत को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए यह वृद्धि प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18% से बढ़ी है। यानी पिछला वर्ष जो हमने वित्तीय गणना किया था उसके अनुसार जीएसटी कलेक्शन से इस बार हम 18% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन कर पाए हैं। 16,390 करोड़ रुपए का संकलन हम कर चुके हैं इस वित्तीय वर्ष में, और इसके साथ पूरे भारत में कोई भी और राज्य नहीं है जिसने 18% की ग्रोथ दिखाई हो। यानी छत्तीसगढ़ व्यापारिक रूप से वृद्धि कर रहा है। इसमें एसजीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों का डाटा जुड़ा हुआ है। ध्यान ये भी रखना है कि बाकी राज्यों में हमसे पीछे जो है लेकिन दूसरे नंबर पर वो महाराष्ट्र है 16% वृद्धि के साथ, और फिर तमिलनाडु है 15% के साथ। और इसमें रिमार्केबल बात यह है कि महाराष्ट्र जो कि उद्योग की दृष्टि से ऑलरेडी एक अग्रणी राज्य है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है मात्र 16% की वृद्धि के साथ, और हम उसके मुकाबले यदि देखा जाए महाराष्ट्र के मुकाबले तो 18% की ग्रोथ दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए दोनों डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। छत्तीसगढ़ जीएसटी वृद्धि के संदर्भ में 18% की वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। पहली बार एक और चीज है इसमें, पहली बार एक तिमाही में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी संकलन छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है। यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ जीएसटी बिल्डिंग की है जो ऑफकोर्स धमतरी रोड पर स्थित है। हाँ, ये नहीं पूछेगा पर अच्छा लगता है यदि आप जानकारियां रखें तो उसके बारे में सब कुछ जानें। बात करते हैं अगली न्यूज पर। ये हमारा परसदा क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजित होने वाला है। शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर स्थापित परसदा क्रिकेट स्टेडियम अब ऑफिशियल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी करने के लिए रेडी हो रहा है। कि कब होगा मैच, हालांकि इसमें बहुत वक्त है। ये 3 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। भारत और साउथ अफ्रीका आपस में एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगे, सीरीज होगी, उसका दूसरा मैच यहाँ आयोजित होने वाला है। क्वाइट पॉसिबल आपको विराट कोहली यहाँ देखने को मिल जाए, क्वाइट पॉसिबल रोहित शर्मा भी आपको देखने को मिल जाए, या क्या पता और कौन आए, पर आप ये देख पाएंगे। तो टिकट विकेट पता नहीं कब से मिलेंगे, पर ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जगह पूछेगा परसदा, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच। अच्छा, कब से कब होगा ये, तो 3 दिसंबर साल 2025 को होगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के बारे में भी यहाँ जान लेना थोड़ा सा जरूरी है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ का गठन साल 2000 में हुआ था, पर काफी दिन तक वो अपने दर्जा प्राप्त करने के लिए, बीसीसीआई के भीतर कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए जूझता रहा, और ऑफिशियली उसे यह दर्जा 2016 में जाकर के मिला। तब से बीसीसीआई का पार्ट है छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ। अभी इसके अध्यक्ष जुबिन शाह है और इसके सीईओ जो है हरी गुंडलापल्ली है। ये बोनस डाटा है जो एक्स्ट्रा है न्यूज से अतिरिक्त, तो अगर आप वो भी जानना चाहें तो यहाँ ध्यान रख सकते हैं। अगली न्यूज पर बात करते हैं। अगली न्यूज पे हमारे पास एक समाचार है, एक रानी रश्मि देवी जलाशय को लेकर। बहुत सारे नए जलाशयों के ऊपर प्रश्न बनते रहते हैं, उसमें से एक जलाशय है रानी रश्मि देवी जलाशय। इसके 2-3 अलग अलग नाम हैं जिसको लेकर के आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो सब मैं यहाँ पे दूर कर देता हूँ। पहला, ये पड़ेगा कहाँ, तो ये पड़ेगा आपको खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिला। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला में पड़ेगा आपको। छिंदारी जलाशय के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी नाम से ज्यादातर पहचाना जाता है। पिपरिया नाला पर बना हुआ है इसलिए पिपरिया जलाशय भी कह दिया जाता है। याद ये रखने की बात है कि इसका नामकरण रानी रश्मि देवी के नाम पर किया गया है। पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने का फैसला किया है जिला प्रशासन ने, राज्य प्रशासन ने नहीं, जिला प्रशासन ने। पर ऑफ कोर्स चूंकि वहां काम होगा, वो जगह चर्चा में आएगी तो समाचार बन सकेगी। अभी क्यों चर्चा में है, नया पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। यहाँ आप प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं और बोटिंग का भी लाभ ले सकते हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है खैरागढ़, आप तो जानते ही हैं। यहाँ इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है, ये क्लियर करते हैं हम। इंदिरा कला जो है वो देवी इंदिरा है जो खैरागढ़ रियासत की राजकुमारी थी, उनके नाम पर। ये कंफ्यूजन भी बहुत सारे छात्रों को होता है, इसको भी दूर करते हैं। तो उनके नाम पर हमारे यहाँ एक संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है, एकमात्र हमारे यहाँ का। और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे प्रसिद्ध लेखक भी यहाँ पैदा हुए थे। तो इतनी सारी चीज हम
खैरागढ़ से निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगली न्यूज पर, चरण पादुका वितरण योजना। तो चरण पादुका वितरण योजना रमन सिंह सरकार के समय शुरू की गई एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। मैं कल की न्यूज में भी इस पर चर्चा कर रहा था, जो कि तेंदू तिहार से संबंधित थी। अब इस योजना को लेकर के ऑफिशियल आज एक डाटा आया है कि इस योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। अच्छा, इस योजना के ऊपर 2-3 चीजें हैं, उसको हम ध्यान रखेंगे। जैसे ये योजना शुरू कब हुई थी? योजना शुरू हुई थी साल 2005 में, पहली बार रमन सिंह सरकार के समय। साल 2018 में इसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया था और तब से चरण पादुका वितरित नहीं हो रही थी। इस बीच में फिर ऑफकोर्स 7 साल हो गए। इस बीच में चूंकि भूपेश बघेल सरकार आई तो पुरानी सरकार की योजनाएं अक्सर नई सरकार आने पे बदल जाती है, पर फिर से एक बार बीजेपी गवर्नमेंट आई है, वापस से योजना शुरू की जा रही है। अभी इस योजना में तेंदुपत्ता संग्राहकों को पदवेश यानी जूते, चरण पादुका वो वितरित किए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कितने लोगों को, 12,40,000 रजिस्टर्ड परिवार। अच्छा, इसमें मिलेगा महिला मुखिया को। इसमें चप्पल देने की मांग की गई थी महिलाओं के द्वारा, पता नहीं इस बार क्या वो लोग देना पसंद करेंगे राज्य सरकार। तो लेकिन ये याद रखना है कि महिला मुखिया को ही मिलेगा, क्योंकि तेंदू तोड़ाई में महिला मुखिया जो रहती हैं वो ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाती हैं। एक शर्त भी है, ऐसे महिलाओं को या ऐसे महिला परिवार वाले समूह को जिसमें लगातार 2 साल से 500 गड्डी तेंदुपत्ता संग्रहित करती आई हैं, उनको दिया जाएगा ये। और इत्तेफाक देखिए, या इस बात को क्या ही कहें हम, इस योजना में योजना बनाते वक्त पता नहीं सोचा गया नहीं, तेंदू तिहार समाप्ति के बाद वितरित किया जाएगा। यानी जब तेंदुपत्ता लेने जाएंगे, संग्रह करने, तब जरूरत पड़नी थी जूते की, पर दिया उसके बाद जा रहा है। अब ठीक है, सरकार की योजना है। तेंदू तिहार 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो कि बस्तर से शुरू होकर के सरगुजा संभाग तक के लिए चलता रहेगा। तो इतनी सारी न्यूज हम यहाँ से निकाल सकते थे। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर, वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपका जो कचरा है उस कचरे से आप विद्युत बना सकते हैं। इस तरह से वेस्ट कलेक्शन होगा, वेस्ट कलेक्शन गाड़ी में किया जाएगा, प्लांट में ले जाया जाएगा, उस प्लांट में एनर्जी जनरेट की जाएगी और ऑफ कोर्स वो ग्रीन एनर्जी होगी, या आपके वेस्ट को उसने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है तो उसका प्रयोग बाकी जगहों पर किया जा सकेगा। इस तरह का मॉडल छत्तीसगढ़ सरकार लागू करना चाह रही है। और कितने जगह लागू करना चाह रही है? तो 7 नगरीय निकायों में लागू करना चाह रही है। कौन से होंगे ये 7 नगरीय निकाय? तो क्रमशः रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रतनपुर, बोदरी और मुंगेली, इन जगहों के लिए सबसे पहले इसको शुरू किया जाएगा। परियोजना की लागत काफी ज्यादा है और इसलिए केंद्र सरकार से सहयोग राशि मांगी गई है। 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसमें, और इन जगहों पर 10 मेगावाट तक विद्युत बन सकेगी। यानी जो आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है वो भी हो सकेगा, विद्युत भी बन सकेगी और राज्य को दोहरा लाभ होगा। एक तो राज्य साफ भी होगा, विद्युत उत्पादन भी बढ़ेगा। अन्य जिलों में विस्तार तब किया जाएगा जब इन 7 निकायों में ये सफल हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे 10 मेगावाट विद्युत बनेगी। 7 नगरीय निकाय हैं जहां चालू किया जाने वाला है। वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट नाम दिया गया है। 400 करोड़ रुपए परियोजना लागत है, केंद्र सरकार से राशि वहन करवाई जाएगी। बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज पर हमारे पास मनरेगा प्रावधानों में कवर्धा की सफलता की कहानी है। देखिए, पंचायत मंत्री जो है हमारे यहाँ के, वो कवर्धा क्षेत्र से संबंधित है। कवर्धा इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अग्रणी होकर के काम कर रहा है, जो ग्रामीण विकास को लेकर के कार्य होते हैं। और इसी कड़ी में कवर्धा मनरेगा के प्रावधानों को लागू करने के संदर्भ में 2024-25 के वित्तीय वर्ष में टॉप कर गया है। मनरेगा अलग अलग मानकों पर नापती है, कितने मानव दिवस उसने सृजित किए उस आधार पर, कितने दिव्यांगजनों को मनरेगा से कार्य मिला उस आधार पर, और कितने महिला जो हितग्राही थे उनको काम मिला, इस आधार पर यदि देखें तो इन तीनों सूची में कवर्धा टॉप पर है छत्तीसगढ़ में। चाहे मानव दिवस सृजन हो, चाहे दिव्यांगजनों को सर्वाधिक रोजगार देना हो, या सर्वाधिक महिलाओं को रोजगार देना हो, मनरेगा के इन तीनों एस्पेक्ट पर कवर्धा टॉप पर है। मंत्रालय छत्तीसगढ़ पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय, विजय शर्मा मंत्री हैं, आप तो जान ही रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मनरेगा, ये पिछली स्लाइड का है तो उसमें हेडिंग छोड़ देते हैं। हेडिंग असल में क्या है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ और थोड़ा ध्यान देंगे, ये न्यूज भी काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ सरकार एक नई योजना लेकर के आ रही है जिसके तहत वो वर्टिकल फार्मिंग या वर्टिकल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहती है। वर्टिकल एग्रीकल्चर का यहाँ एक मॉडल बना हुआ है जिसको आप देख पा रहे होंगे। यहाँ चरणबद्ध तरीके से एक छोटी सी जगह में खेती करने का प्रयास किया जाता है। आप एक्वाफोनिक्स या हाइड्रोफोनिक्स जैसा शब्द सुने होंगे, एरोफोनिक्स वाला शब्द आपने सुना होगा।
चरणबद्ध तरीके से एरोफोनिक हाइड्रोफोनिक्स अपनाते हुए कम से कम पानी का प्रयोग करके, यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी, यानी वर्षा जल संचय करके उसका दोबारा प्रयोग करना। यहाँ आप देखेंगे एक फिश टैंक है और मछलियां जो है अपने उत्पाद के रूप में अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं। उस अमोनिया मिश्रित पानी का प्रयोग किया जाएगा इन प्लांट्स में पहुंचाने के लिए। और आप सब जानते हैं अमोनिया का मूल जो है वो नाइट्रोजन है और पौधों के लिए नाइट्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण उर्वरक का कार्य करता है। तो ये योजना है केंद्र सरकार राज्य सरकार की। राज्य सरकार चाहती है कि शहरीकरण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जमीन कम होने लगेगी, तो अभी से इस योजना पर कार्य किया जाए। तो अभी हाल तो ये शुरुआती फेज में ही है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में से लागू करना चाहती है, कहाँ ये अभी घोषित नहीं की गई है, पर इसके लिए अभी एक राशि 15 करोड़ की जारी की जा रही है ताकि हमारे यहाँ के विद्वान जाएं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से इस टेक्नोलॉजी को, इस मॉडल को सीखें और हमारे शहरों में से इम्प्लीमेंट करने पर कार्य किया जाए। खास बात क्या होती है, इस तरह की चीजों पर 90% पानी का वेस्टेज जो है वो बचता है, यानी कि आप मात्र 10% पानी पर ये खेती कर पाते हैं और मात्र 1% भी भूमि है आप, तो आप कंप्लीट फार्मिंग कर पाएंगे, यानी हर तरह की फसल, सब्जी आधारित, अनाज आधारित सब उगा पाते हैं। तो ये विदेश में तो बहुत पॉपुलर है कुछ जगहों पर, क्वाइट पॉसिबल कुछ सालों में हमें भी इसकी आवश्यकता पड़ने लगे। अभी तो 36